तो भाई लोग कैसे हो। तो आज वाली वीडियो में अपन बात करेंगे डीमंस के बारे में। मेरा मतलब है कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के बारे में। तो डीमंस की बात करें तो डीमंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डीमन स्लेयर के अंदर। और काफी सारे लोगों को लगता होगा कि मुजान ने सब डीमंस को क्रिएट किया है तो वही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, पर भाई मुजान सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन कौन है। सो लास्ट नंबर 10 पे आता है अपना डीमन कायगाकू। तो कायगाकू अपना न्यू अपर मून 6 है। तो कायगाकू पहले डीमन स्लेयर हुआ करता था, पर उसके बाद कायगाकू की फाइट हो जाती है अपर मून 1 कोकोशिबो के साथ, पर कायगाकू पिट जाता है और उसके बाद बन जाता है एक डीमन। अब कायगाकू की पावर्स के बारे में बात करें तो कायगाकू डीमन बनने से पहले यूज करता था थंडर ब्रीदिंग का, इसीलिए वो डीमन बनने के बाद भी थंडर ब्रीदिंग का यूज कर सकता था। और उसके साथ साथ उसका ब्लड डीमन आर्ट बाय द नेम इलेक्ट्रोकाइनेसिस। और जब कायगाकू की फाइट जेनित्सु के साथ होती है इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर, तब कायगाकू थंडर ब्रीदिंग प्लस ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके भी जेनित्सु को नहीं हरा पाता और कायगाकू दोबारा पिटने के बाद फिर मर जाता है, क्योंकि कायगाकू को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था फाइट का। तो इसीलिए मैंने कायगाकू को नंबर 10 पे रखा है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सा डीमन कौन से रैंक पे होना चाहिए, क्योंकि ये लिस्ट मैंने बनाई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा डीमन कौन सी रैंक पे होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब नेक्स्ट डीमन के बारे में बात करते हैं। तो अब नंबर 9 पे आता है ग्योको। तो ग्योको की बात करें तो ग्योको के ब्लड डीमन आर्ट का नाम है पोर्सलिन वेसेस। अब उसके ब्लड डीमन आर्ट की हेल्प से वो समन कर पाता है बहुत सारे मछलियों को, और इसके साथ साथ ग्योको वाटर विप का भी यूज कर सकता है। और ग्योको के पास टेलीपोर्टेशन वाली पावर भी है, जिससे वो अपने एक मटके से दूसरे मटके में टेलीपोर्ट हो सकता है। और ग्योको की सारी पावर्स हमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के अंदर देखी थी जब वो फाइट कर रहा था हमारे मोइचिरो के साथ। और तुम लोगों ने देखा होगा कि मोइचिरो को उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेक करने से पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो बात अलग है, डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने के बाद उसने डिफीट कर दिया था ग्योको को, बट ग्योको ने भी बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी मोइचिरो को, उसे ट्रैप करके और उसको पॉइजन करके। और तो और ग्योको बहुत ज्यादा ब्रूटली किल करता है लोगों को, जो कि हमने उस फाइट में देखा ही था। तो नो डाउट भाई ग्योको बहुत ज्यादा पावरफुल तो है, पर आगे जो डीमन आने वाले हैं उन सबसे ज्यादा नहीं। तो अब नंबर 8 पे आता है ग्योतारो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ग्योतारो ग्योको से पावरफुल कैसे है और बोलेंगे ग्योको तो ज्यादा पावरफुल है ग्योतारो से। तो पहले ये सुनो, ग्योको फाइट के टाइम पे बहुत ज्यादा चिल रहता है और ज्यादा सीरियस होता नहीं है, मतलब मजे मजे में फाइट करता है। और ग्योको और मोइचिरो वाली फाइट के अंदर वो थोड़ा सा एंड में सीरियस हो गया था, क्योंकि उसको पहले लग रहा था कि ये मोइचिरो बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसके बाद वो पिट गया था, तब वो थोड़ा सा सीरियस हो गया था। जबकि ग्योतारो फाइट के टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस होता है। और तो और अगर उसके पास उसकी वीकनेस नहीं होती डाकी, तो अकेले ग्योतारो ग्योको से तो पावरफुल ही होता और उसके रैंक पर भी आ जाता बहुत जल्दी। इसलिए ग्योतारो को मैंने ग्योको से ऊपर रखा है। अब बात करें ग्योतारो के पावर की, तो ग्योतारो के पास एक ओपी ब्लड डीमन आर्ट है जिसका नाम है ब्लड मैनिपुलेशन। और ग्योतारो की पावर का जलवा हमने देखा ही था टेंगेन वर्सेस ग्योतारो वाली फाइट में, जिस फाइट में ग्योतारो ने टेंगेन और तांजीरो को दोनों को ओवर पावर कर दिया था। और तो और तांजीरो ने उस फाइट के अंदर अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेक कर लिया था। तो भाई अपना ग्योतारो पावरफुल तो है, इसीलिए ये रैंक 8 तो डिजर्व करता है। तो चलो अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पे आती है अपनी नाकिमी। तो नाकिमी की पावर्स की बात करें तो नाकिमी के ब्लड डीमन आर्ट का नाम है इन्फिनिटी कैसल मैनिपुलेशन, जिससे वो पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर सकती है और इस पावर से किसी को भी कैसल में टेलीपोर्ट भी कर सकती है। और भाई ये पावर होने की वजह से नाकिमी को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो जब टच ही नहीं कर सकते तो मारोगे कैसे। बट ये वाली पावर ज्यादा डिफेंस में यूज होती है, ना कि अटैक में। पर नाकिमी की असली पावर हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखी थी, जब उसकी फाइट हुई थी मित्सुरी और ओबनाई के साथ। जब मित्सुरी और ओबनाई उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे। नो डाउट भाई नाकिमी पावरफुल है, बट नाकिमी बस डिफेंस के लिए अच्छी है, ना कि अटैक में। तो इसलिए नाकिमी है नंबर 7 पे। सो अब नंबर 6 पे आता है हानतेनगू। तो हानतेनगू को मैंने सबसे पहले देखकर ये कहा था भाई ये अपर मून है, ये तो टट्टी है। बट भाई इस बंदे की पावर हमने देखी थी स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के अंदर, जब हानतेनगू फाइट कर रहा था तांजीरो, मित्सुरी, गेन्या और नेजुको के साथ। जबकि ये सब मिलकर भी उसको नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि उसके पास एक ओपी ब्लड डीमन आर्ट जिसका नाम है इमोशन मैनिफेस्टेशन, जिससे वो अपने शैडो क्लोन बना सकता है। मतलब कि जब भी हानतेनगू का सिर कटेगा तो उसका एक क्लोन बन जाएगा, जो कि शो करेगा उसके इमोशंस को। हानतेनगू के टोटल 5 क्लोन होते हैं और इसके सब क्लोन के पास अपना अपना ब्लड डीमन आर्ट होता है। और इतना ही नहीं, हानतेनगू के पास एक और फॉर्म भी है जिसका नाम है जोहाको 10, जिसमें वो अपने सारे क्लोन को कंबाइन कर लेता है और उनकी सारी पावर को यूज कर पाता है। और इसके साथ साथ वो एक वुडन ड्रैगन को भी समन कर सकता है। तो अपना हानतेनगू बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है।
नेक्स्ट है हम सबका फेवरेट आकाजा। तो अपने आकाजा की पावर एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आकाजा को हमने रेनगोकू के साथ वाली फाइट के अंदर देखा ही था। और अपना आकाजा अपर मून 3 है तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। और बात करें आकाजा के ब्लड डीमन आर्ट की, तो आकाजा यूज करता है डिस्ट्रक्टिव डेथ, और इसके ब्लड डीमन आर्ट को हम सब ने देखा ही था। और इन्फिनिटी कैसल आर्क में तो आकाजा अपने ग्यो और तांजीरो के साथ भी फाइट करता है, और उस फाइट में ग्यो और तांजीरो मिलकर भी आकाजा को हरा नहीं पा रहे थे, और तांजीरो ने तो आकाजा का सर भी काट दिया था। आकाजा उसके बाद भी फाइट कर रहा था। अब तुम लोग सोच ही सकते हो कि आकाजा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर उस फाइट के लास्ट में आकाजा को उसकी पास्ट लाइफ और उसकी मेमोरीज याद आ जाती है। उसके बाद आकाजा उसकी रीजनरेशन को स्टॉप करके मर जाता है। और अगर आकाजा डोमा की तरह लड़कियों को भी खाता तो आकाजा डोमा से भी पावरफुल हो जाता। तो इसीलिए आकाजा आता है नंबर 5 पे। तो 4th नंबर पे आता है अपना साइको डोमा। तो डोमा की बात करें तो डोमा को हमने सबसे पहले देखा था अपर मून मीटिंग के अंदर, और वैसे डोमा भी मेरा फेवरेट डीमन है। मगर वो सब छोड़ो, अब बात करते हैं डोमा के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में। तो डोमा के ब्लड डीमन आर्ट का नाम है कायरोकाइनेसिस। मतलब डोमा यूज करता है स्नो को अलग अलग अटैक करने के लिए, और डोमा अपने स्नो से क्लोन्स भी बना सकता है। और इतना ही नहीं, डोमा अपनी पावर से एक जायंट बुद्धा को भी समन कर सकता है। और डोमा के बनाए हुए क्लोन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसको हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखा था डोमा और शिनोबो वाली फाइट के अंदर, जिसमें डोमा एक स्नो पाउडर को भी रिलीज कर रहा था, जिससे अगर कोई भी इनहेल करेगा तो वो मर भी सकता है। और डोमा की ये वाली पावर बहुत ज्यादा इंसेन है, क्योंकि डीमन स्लेयर्स यूज करते हैं ब्रीदिंग स्टाइल का, और जब डोमा फाइट के अंदर ये वाली पावर को यूज करेगा तो डीमन स्लेयर्स ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डोमा का ब्लड डीमन आर्ट सबसे पावरफुल ब्लड डीमन आर्ट है। और डोमा ने बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को भी मार रखा है, इंक्लूडिंग हाशिरा। पर भाई डोमा भी फाइट के टाइम पे सीरियस होता ही नहीं है। और अगर शिनोबो के साथ फाइट में डोमा सीरियस होता तो स्टोरी कुछ ज्यादा ही अलग हो जाती। पर डोमा अपनी मजाक मस्ती में मारा जाता है, लेकिन अगर डोमा उस फाइट में अपने दिमाग का यूज करता तो डोमा जिंदा बचकर बाकी सारे हाशिरा को भी मार सकता था। बाकी सारे हाशिरा से मेरा मतलब है कि उससे जो कमजोर हाशिरा है उन लोगों को तो मार ही सकता था। मगर डोमा फाइट के टाइम पर सीरियस होता नहीं है, तो इसलिए मैंने डोमा को नंबर 4 पे रखा है। अब नंबर 3 पे आता है अपना अपर मून 1 कोकोशिबो। सो कोकोशिबो को भी हमने सबसे पहले अपर मून मीटिंग के अंदर ही देखा था। और कोकोशिबो सारे डीमन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये बंदा ब्लड डीमन आर्ट और ब्रीदिंग स्टाइल दोनों को यूज कर सकता है। वैसे तो काइगाकू भी ब्लड डीमन आर्ट और ब्रीदिंग स्टाइल दोनों का यूज कर सकता था, लेकिन कोकोशिबो ने अपनी ब्रीदिंग स्टाइल खुद ही बनाई थी। और कोकोशिबो काइगाकू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कोकोशिबो की मून ब्रीदिंग सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग है आफ्टर सन ब्रीदिंग। और इस ब्रीदिंग के टोटल 16 फॉर्म है। क्योंकि कोकोशिबो एक डीमन है तो उसने अपनी ब्रीदिंग स्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, वो भी बहुत ज्यादा सालों तक। और इतना ही नहीं, कोकोशिबो अपने ब्लड डीमन आर्ट से फ्लैश को नेक्स्ट लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके साथ साथ कोकोशिबो अपनी फ्लैश से बनी स्वॉर्ड को भी यूज करता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए ग्योमी और सानिमी को भी उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सामने भी तो अपर मून 1 है। सो नो डाउट अपना कोकोशिबो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है अपना डीमन किंग माइकल जैक्सन मुजान। तो मुजान के बारे में तो सबको पता ही होगा, क्योंकि इसी ने सारे डीमंस को क्रिएट किया है, और यही बंदे की वजह से डीमन स्लेयर एग्जिस्ट करता है। अब मुजान के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बात करें तो उसके ब्लड डीमन आर्ट का नाम है बायोकाइनेसिस, जिसको यूज करके वो अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो भी नेक्स्ट लेवल पे। और इसकी रीजनरेशन एबिलिटीज तो भाई अलग ही लेवल पे है, जिसको हमने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर देखा ही था। और तो और मुजान के पास 7 दिल और 5 दिमाग भी है। इतना ही नहीं, मुजान उसकी बॉडी के बहुत सारे पीसेस भी कर सकता है, जो कि उसने योरिची से बच के भागने के लिए यूज किया था। और मुजान अपनी बॉडी से बहुत सारे विब्स भी क्रिएट कर सकता है, जिसको हमने फाइनल फाइट में देखा ही था, जब सारे हाशिरा मुजान के साथ फाइट कर रहे थे और मुजान सबको बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। जबकि मुजान तमायो के दिए गए पॉइजन से कमजोर हो गया था, तब भी मुजान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर मुजान की बस एक ही वीकनेस थी कि वो सन को कॉन्करर नहीं कर पाया था, इसीलिए मुजान को मैंने नंबर 2 पे रखा है। अब फाइनली 1st नंबर पे आता है अपना असली डीमन किंग, जो है तांजीरो। तो जब फाइनल फाइट में मुजान तांजीरो को ट्रैप करके उसके अंदर अपनी सारी पावर्स और विल को ट्रांसफर कर देता है, तो तांजीरो एक डीमन में बदल जाता है। अब डीमन बनने के बाद तांजीरो सनलाइट की वजह से जलने तो लगता है, पर कुछ ही सेकंड्स में वो सन को कॉन्करर कर लेता है, और बस तांजीरो के स्क्रीम से ही सब लोग दूर जाके गिरते हैं, और इतने फास्ट अटैक करता है कि कोई उसको देख भी नहीं पाता। पर हम तांजीरो को ज्यादा टाइम तक डीमन फॉर्म में नहीं देख पाते, बट तांजीरो के पास मुजान की सारी पावर्स थी, और हो सकता है कि जैसे काइगाकू और कोकोशिबो डीमन बनने के बाद भी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज कर पा रहे थे, वैसे ही तांजीरो भी यूज कर पाए ब्रीदिंग स्टाइल को। और एक बार बस सोचो कि मुजान की सारी पावर्स प्लस सन
सन ब्रीदिंग और सन को तो कॉन्करर कर ही लिया है, तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसको हराना तो इम्पॉसिबल होगा और शायद तांजीरो योरिची को भी हरा पाए उसकी डीमन फॉर्म में। अब तुम लोगों को क्या लगता है वो कमेंट करके बता देना। और बस यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन डीमन स्लेयर। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ये मेरा नया चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। तो बस मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।